जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। बहुत जल्द साइंस हम लोग खत्म करने वाले हैं और इसके एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाने वाला हूं, तो अच्छे से इसको फॉलो करिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ते हैं। 300 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का 301। तो साइंस में आपको ये 1000 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, PYQ कर लेने, और प्लस टेस्ट सीरीज़ में जो भी आएंगे क्वेश्चन, 40 टेस्ट सीरीज़ हैं जिसमें से 20 फुल लेंथ की हैं, 20 सेक्शन वाइज है ना। तो ये भी आपको सब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएंगी। इतना आप कर लोगे तो आराम से सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि टेस्ट जब आप करते हैं तो चीज़ें आपको याद होने लगती हैं। तो 301 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पेशेवर को उसके सेल के DNA के स्थायी परिवर्तन के जोखिम होने की अधिक संभावना है? एक्सरे टेक्नीशियन, कार्बन 14 आइसोटोप का उपयोग करने वाले शोधकर्ता, कोयले की खान में काम करने वाला, या डायर और पेंटर? Which of the following professional is more likely to run the risk of permanent change in their cell DNA? X-ray technician, researcher using carbon 14 isotope, coal miner, या डायर एंड पेंटर? तो देखिए, जो एक्सरे टेक्नीशियन है उनके जो DNA सेल्स है उसमें चेंजमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि उसकी रेज जो होती है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 302। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग जैव उर्वरक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर? अल्फा, या बेंजीकेरिया, क्लेबेसिया, या फ्रैंकिया? ठीक है, कौन इसमें से बायो फर्टिलाइजर नहीं होगा? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? अल्फा दोस्तों हैं जो, ये एक अल्फा घास भी होती है। अल्फा एक बायो नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर नहीं होगा, ठीक है। 303 कह रहा है, जलीय फर्न जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या होता है? एक्वेटिक फर्न विच इज़ यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर, साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला, या पेट्रीडियम? तो जलीय फर्न जो बायो उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है वो कौन होता है? वो होता है अजोला। कौन होता है? अजोला, ठीक है। 304 देखते हैं। ये सब डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, आपको ऐसे ही याद रखना है, ज़्यादा मगजमारी इसमें नहीं करनी, कोई एनालिटिक्स नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट वन लाइनर है। 304 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर? वायरस, फंजी, साइनोबैक्टीरिया, या प्रोटोजोआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। 305 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर? राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, वस्कुलर अर्बुस्कुलर, क्या नाम है, वस्कुलर अर्बस्कुलर माइक्रोजिया, या अजोला? एक से एक नाम है इनके भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यही वस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजिया। ये क्या है? फास्फेरिक जैव उर्वरक है, ठीक है। ये थोड़े से टर्म्स आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, पर यार वन लाइनर याद करने पड़ेंगे। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं अगर आपने PYQ देखे होंगे तो, ठीक है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व की अधिकतम मात्रा कौन सी होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, या सोडियम? हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। किसकी? कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मानव बाल और नाखूनों में मौजूद होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल्स? ऑक्सीटोसिन, ट्रिप्सिन, वैसोप्रोसिन, या कैराटिन? तो ये तो आपको पता होगा, ऐड वैड देखते रहते होगे आपको कि कैराटिन की कमी हो गई तो बाल झड़ रहे हैं, तो कैराटिन यूज़ होता है। 308 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कॉलर बोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलर बोन? स्टेरनम, हंसली मतलब क्लेविसिल जिसको बोलते हैं, पटेला, या कंधे की हड्डी? तो कॉलर बोन नाम से ही पता चल रहा है आपको, कहते नहीं हंसली उखड़ गई, हंसली मतलब कॉलर बोन होती है, वो क्लेविसल, ठीक है। मानव के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? इन द बकल कैविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, या नन ऑफ दिस? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा में पाचन प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एंजाइम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एंजाइम्स? दे आर बायो कैटलिस्ट,
ये जैव उर्वरक उत्प्रेरक होते हैं। दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, वे अपनी क्रिया उस स्थान पर करते हैं जहाँ उनका उत्पादन होता है। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे, कोई भी गलत इसमें नहीं है, ठीक है। एंजाइम्स जो होते हैं क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, और वे अपनी क्रिया उस स्थान पर करते हैं जहाँ उनका उत्पादन होता है। जैसे आपने देखा पेप्सिन एंजाइम हमारे पेट में जो होता है ना, तो ये सब। चलिए अगला प्रश्न 311, जली फर्न जो जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या है। एक्वेटिक फर्न विच इज़ यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इज साल्विनिया, मार्सिलिया, अजोला या पेट्रीडियम। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अजोला, भी देखा ना हमने ऊपर। 312 कह रहा है लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। डाइजेशन ऑफ लिपिड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बाइल एसिड, लाइपेज, पेप्सिन या बोथ ए एंड बी। मतलब पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन या दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाइल एसिड और लाइपेज दोनों ही, ठीक है। डाइजेशन जो होता है लिपिड्स का वो किसके प्रेजेंस में होता है, बाइल एसिड और लाइपेज दोनों ही के में। 313 निम्नलिखित को पहचानना है हमको, ठीक है, कौन सा सही होगा इसमें से। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका स्राव एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है और क्षारीय होता है। इसका स्राव पूर्ण पाचक रस कहलाता है। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट्स secretions come out from the characteristics type of cells and is alkaline. Its secretion is said to be completed juice, complete digestive juice। तो बहुत ही आसान है, समझ गए होगे आप। पेनक्रियास की बात कर रहा है या अग्नाशय की बात कर रहा है, ठीक है, अग्नाशय इसका सही आंसर होगा। 314 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ऑरेंज, एप्पल, कैरेट या आंवला। तो ये भी काफ़ी आसान है, आराम से बता सकते हो। आंवला ऑरेंज में कंफ्यूज हो रहे हो, पर सबसे रिचेस्ट जो है आंवला है विटामिन सी के लिए, ठीक है। विटामिन सी निम्नलिखित में से किस तत्व के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन सी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या सोडियम। किसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, तो ये मदद करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में। किसके, आयरन के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। और जितने भी खट्टे फल हैं उसमें प्रेजेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। 316 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एर्गोक्लेसिफेरॉल के रूप में जाना जाता है। क्या नाम है, एर्गोक्लेसिफेरॉल। किस विटामिन को कहते हैं, विटामिन D2, विटामिन D3, B12 या B6। किसको एर्गोक्लेसिफेरॉल कहा जाता है, तो इसका भी सही आंसर विटामिन D2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन D2 को एर्गोक्लेसिफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गेहूं में रोटी बनाने की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन होता है। द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन व्हीट, ग्लाइसिन, ग्लूटिन, ग्लोबुलिन या लाइसिन। ये भी आसानी है, बता सकते हो, ग्लूटिन होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा, है ना। गेहूं की जो गुणवत्ता उत्तरदायी पदार्थ है वो कौन है, ग्लूटिन। कौन सा तत्व तो हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखता है। विच एलिमेंट मेंटेन बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी इन आवर बॉडी, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम या कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से, बिल्कुल फॉस्फोरस हो जाएगा। हमारे शरीर में एसिड और बेस के बीच में बैलेंस फॉस्फोरस बनाता है, ठीक है। BMD टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BMD टेस्ट, बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डिफरेंशिएशन या बोन मैरो डेफिशिएंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोन मिनरल डेंसिटी। क्या हो जाएगा, बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। 320 देखते हैं। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किस यीस्ट का उपयोग किया जाता है। विच यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, कैंडिडा एल्बिसिनस या सैक्रोमीसस सर्विसियस, कैनेडिया स्लोफी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैक्रोमीसस सर्विसियस। क्या, कौन से ईस्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग एथेनॉल के उत्पादन के लिए, सैक्रोमीसस सर्विसियस, ठीक है। ये सब आपको याद रखने हैं, 2-3 बार वीडियोस को देखिए, अच्छे से इसको याद रखिए, डायरेक्ट सवाल आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। चलिए 321, अंगोरा ऊन किससे निकलता है। अंगोरा वुल, अंगोरा ऊन किससे निकलता है भाई। अंगोरा वुल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रैबिट, फॉक्स, गोट या शिप। खरगोश, लोमड़ी, बकरी, भेड़। तो बहुत ही फेमस है एक अंगोरा जो ऊन है, ये रैबिट से या खरगोश से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजस मतलब फंगस या प्रोटोजोआ। किसके कारण होता है हाइड्रोफीबिया रोग, तो हाइड्रोफीबिया होता है हमारे विषाणु के कारण, वायरस डिसीज होती है ये हाइड्रोफीबिया, ठीक है। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली के सूजन से होने वाला रोग कौन सा है। द डिसीज कॉज बाय स्वेलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ओवर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इज
ल्यूकेमिया, सेलिरोसिस, पैरालिसिस या आपकी मेनिंजाइटिस। कौन सा इसका सही होना चाहिए? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो मेनिंजाइटिस होगा इसका आंसर। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली में जो सूजन होने से रोग होता है उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। गर्म करने पर अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, पहले बढ़ता है या फिर कम होता है, या सेम रहता है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है इसका? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहले कम हो जाता है। जैसे जैसे आप अर्धचालक को गर्म करते हैं उसका प्रतिरोध जो होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, सही कथन चुनना है 325 में। एसिटिक एसिड की तुलना में फॉर्मिक एसिड एक मजबूत एसिड है। फॉर्मिक एसिड एक कार्बनिक अम्ल है, या दोनों सही या दोनों नहीं। फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड, या दोनों सही। तो चींटी के काटने में भी जो हमें दर्द होता है वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, आपको पता होगा। तो फॉर्मिक एसिड जो है ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, यानी इसका बी वाला उत्तर सही होना चाहिए। तो 325 का आपको क्या कर लेना है? बी कर लेना है। पर फॉर्मिक एसिड एक स्ट्रॉन्गर भी है एसिटिक से, ये भी तो बात आप झुटला नहीं सकते हो, ये भी सही है। तो इसलिए यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा कि फॉर्मिक एसिड की तुलना में, मतलब एसिटिक एसिड की तुलना में देखेंगे तो फॉर्मिक एसिड मजबूत है और ऑर्गेनिक है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 326 देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड? ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड या सुसोनिक एसिड? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सैलिक एसिड है, मैलोनिक एसिड है, सुसोनिक एसिड है, तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन यानी टीएनटी के बारे में गलत कथन कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, ये बताना है आपको। ठीक है, टोल्यूइन में नाइट्रिक एसिड मिलाकर टीएनटी बनाया जाता है। टीएनटी इज मेड बाय एडिंग नाइट्रिक एसिड टू टोल्यूइन। यह एक गुलाबी ठोस पदार्थ है, दिस इज पिंक सॉलिड मटेरियल। टीएनटी का इस्तेमाल सैन्य गोले, बम और हथगोले में किया जाता है। टीएनटी इज यूज्ड इन मिलिट्री शेल्स, बॉम्ब एंड ग्रेनेड्स। अमाटोल एक विस्फोटक है जो टीएनटी को अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए दूसरा गलत हो जाए, क्योंकि टीएनटी जो है वो येलो कलर का होता है, येलो सॉलिड मटेरियल होता है। ठीक है, टीएनटी ना कि पिंक। बाकी तीनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही है, जो बम बनाने में यही यूज़ करा जाता है। 328 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोसिव? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, टीएनटी, टीएनजी या पोटेशियम क्लोराइड? तो काफ़ी आसान है दोस्तों, बिल्कुल सही कहा आपने। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये एक्सप्लोसिव थोड़ी होता है। ठीक है, जैसे हमने देखो क्लोरोफॉर्म वगैरह यूज़ भी करते होंगे। टीएनटी, टीएनजी, पोटेशियम क्लोराइड ये सब आपके विस्फोटक हैं और ये मेडिकल पर्पज से यूज़ होता है। चलिए 329 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक में आवश्यक घटक के रूप में नाइट्रोग्लिसरीन नहीं होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव डज नॉट कंटेन नाइट्रोग्लिसरीन एज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट? कॉर्डाइट, ब्लास्टिंग गैलेंटाइन, डायनामाइट या एमेटॉल? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो एमेटॉल नहीं होता है। मैंने बताया ना, एमेटॉल तो एक भैया विस्फोटक होता है ना, जैसे देखिए अभी बताया था ना, एमेटॉल एक्सप्लोसिव होता है, मिक्सिंग करते हैं टीएनटी का अमोनियम नाइट्रेट से तो बनता ही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 330 देखते हैं, कोयले के संदर्भ में गलत कथन कौन सा होगा, ये आपको बताना है इसमें। पीट कोयले में अत्यधिक मात्रा में नमी और अशुद्धियाँ होती हैं। लिग्नाइट प्राकृतिक रूप से संकुचित पीट से बनने वाली एक नरम, भूरी, ज्वलनशील अवसादी चट्टान है। बिटुमिनस कोयले या काले कोयले में टार जैसा पदार्थ होता है जिसे बिटुमिन कहते हैं। और एंथ्रेसाइट कोयला उच्च सल्फर सामग्री के साथ होता है जो इसे एक अच्छा जलने वाला ईंधन बनाता है। पीट कोल हैज़ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इम्प्योरिटीज। लिग्नाइट इज अ सॉफ्ट ब्राउन combustible sedimentary rock found by naturally compressed peat. Bituminous coals or black coal contain a tar-like substance called bitumen. Anthracite coal is with high sulfur content that makes it in good burning fuel. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर देखोगे आप तो इसका सही आंसर गलत पूछ रहा, माफ़ कीजिएगा, तो गलत होगा ऑप्शन डी। डी वाला गलत इसलिए क्योंकि देखिए सल्फर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है ना, तो बहुत ही क्लीन बर्निंग फ्यूल नहीं हो पाता है ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होगा क्योंकि अच्छी हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि लो सल्फर होता है इसमें, हाई नहीं। बाकी ठीक है, कम सल्फर सामग्री के साथ होता है जो इसे एक अच्छा जलने वाला ईंधन बनाता है, इसलिए एंथ्रेसाइट अच्छा कोल है क्योंकि सल्फर कंटेंट कम है इसमें। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसका ईंधन मूल्य उच्चतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट फ्यूल वैल्यू? हाइड्रोजन, चारकोल, नेचुरल गैस या गैसोलीन? तो आसान है, बता सकते हो बिल्कुल, हाइड्रोजन का सबसे अच्छा फ्यूल होगा हाइड्रोजन, मतलब कैलोरिक वैल्यू अच्छी होगी। चलिए अगला देखते हैं, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में
एंडोस्पोर को नष्ट करने के लिए उच्च तापमान लगभग 121 डिग्री सेल्सियस प्राप्त करने के दबाव में भोजन पकाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन द फूड इज कुक्ड अंडर प्रेशर टू अटेन अ हाई टेम्परेचर टू डिस्ट्रॉय एंडोस्पोर्स। तो पैस्चराइजेशन, फ्रीज, कैनिंग, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं इसको? तो इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका कैनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो 121 डिग्री सेल्सियस पे उच्च तापमान पर करते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है कैनिंग प्रोसेस, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड किस प्रकार के उर्वरक के उदाहरण हैं? यूरिया एंड कैल्शियम साइनामाइड आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर? एमाइड फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, अमोनियम फर्टिलाइजर या पोटेशियम फर्टिलाइजर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमाइड उर्वरक या अमाइड फर्टिलाइजर। यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड क्या होते हैं? अमाइड उर्वरक होते हैं। यूरिया के नाइट्रोजन का कौन सा रूप उपलब्ध होता है? अभी बताया ऊपर ही मैंने, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन यूरिया? अमाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट या नन ऑफ दीज? तो बिल्कुल सही, अभी बताया ना, अमाइड फॉर्म। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शाकनाशी का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड? सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो दोस्तों हर्बिसाइड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका सोडियम क्लोरेट। कौन है? सोडियम क्लोरेट। चलिए अगला देखते हैं। भोजन को फ्रिज में ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान क्या है? सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर? 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -8 या 4 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो सबसे अच्छा तापमान क्या है ये तो आप बता सकते हो, मुझे लगता है बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप रखते हो तो बेस्ट तापमान होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में थकान की अनुभूति किसके कारण होती है? द सेंसेशन ऑफ फैटीग इन मसल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग स्ट्रीनियस फिजिकल वर्क इज कॉज बाय, जैसे जिम में कर लो या बहुत ही मेहनती काम करो तो होता है ये किसके वजह से? ग्लूकोज की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी की वजह से, लैक्टिक एसिड के संचय की वजह से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा अक्यूमुलेशन हो जाता है हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का, है ना? किसका? लैक्टिक एसिड का, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसल पेन होता है। 338 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन RDX का दूसरा नाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ RDX? साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोनाइट, डेक्स्ट्रॉन या साइनोहाइड्रीन? तो इसका सही फुल फॉर्म कौन होगा भाई? ये है आपका साइक्लोनाइट। हाँ, इसका नाम क्या है? साइक्लोनाइट। RDX का क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोनाइट। चलिए 339 देखते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किसके कारण तैरती है? एन आयरन निडल फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी या थ्रस्ट ऑफ वाटर? तो ये तो आप बता ही सकते हो यार कि आयरन की फेंक दो, उसमें डेंसिटी या तो कम होती है पर डेंसिटी वाला है नहीं, तो सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से तैरती है वो? सरफेस टेंशन की वजह से। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता प्रतीत होता है, क्यों? द लाइट अपीयर्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज। प्रकाश परिवेश से परिवर्तित होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है या इसमें छोटे कण होते हैं। लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय सराउंडिंग्स। वेव लेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वेरी लार्ज या इट कंसिस्ट स्मॉल पार्टिकल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, इसलिए हमको लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती दिखती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 341 कह रहा है निम्नलिखित में से किस गैस युग्म का मिश्रण खानों में अधिकांश विस्फोटकों का कारण है? A mixture of which one of the following pairs of gases is the cause of occurrence of most explosions in mine? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, मीथेन और एयर, ऑक्सीजन और एयर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? किस वजह से माइंस में ब्लास्ट हो जाता है? तो मीथेन और वायु जो होती है मिक्स हो जाती है जब मीथेन और एयर, इसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है माइंस वगैरह में जो। अगला कह रहा पैथोलॉजी में रक्त में सफ़ेद कणिकाओं की अधिकता कहलाती है। इन पैथोलॉजी एक्सेस ऑफ वाइट कॉर्पसल्स, क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पसल्स या आपका कणिकाएं इन द ब्लड सेल, तो इसको क्या बोला जाता है? सेप्टिसीमिया, एनीमिया, ल्यूकोसियोटिस या एनोक्सिया? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस। क्या हो जाता है? ल्यूकोसाइटोसिस। जब भी पैथोलॉजी में रक्त में सफ़ेद कणिकाएं ज़्यादा होती हैं तो उसमें ल्यूकोटोसिस बोला जाता है उसको। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, यानी यूनिट क्या है सरफेस टेंशन की? न्यूटन पर सेकेंड, डाइन, न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। अगला देखते हैं। एमिनियोसेंटेसिस एक परीक्षण है जो संबंधित है। एमिनियोसेंटेसिस इज अ टेस्ट विच इज रिलेटेड टू हृदय की बीमारियों का पता लगाने से, जीन संबंध और DNA तकनीक से, आनुवंशिक विकार की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता करने से या उपयुक्त में से कोई नहीं।
टू डिटेक्ट हार्ट अलाइनमेंट्स, जीन स्प्लिंग एंड डीएनए टेक्नोलॉजी, टेस्ट टू डिटेक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टू डिटेक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक विकार की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए। चलिए 345 देखते हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वॉज इनंसिएटेड बाय। दोस्तों इनको अवॉइड नहीं कर सकते आप, इन प्रश्नों को आपको याद करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम, बार बार याद करिए, आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सवाल प्रीलिम्स से आते हैं और पीसीएस प्रीलिम्स का ही खेल है, चाहे आरओ या रो पीसीएस, आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। तो दोनों ही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 345 में क्या हो जाएगा? ब्लैक होल किसने सिद्धांत दिया था? सीवी रमन, एचडी भाभा, एस चंद्रशेखर या एच खुराना। तो ये दिया था किसने? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपको थोड़ा सा भी अगर गेस पता हो, चंद्रशेखर जी ने, एस चंद्रशेखर। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किसने किए थे? लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस वर इनंशिएटेड बाय न्यूटन, कैपलर, गैलीलियो या कॉपरनिकस। ये तो यार फिजिक्स में स्कूल में पढ़ा ही होगा, मार भी खाए होगे इसके लिए, कैपलर नियम की वजह से, है ना, कैपलर लॉस पढ़े होंगे आपने। चलिए अगला देखते हैं। बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है भैया? बेरी डिसीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन B12, B6, B5 या B1? तो ये तो पता होगा आपको, बिल्कुल सही, विटामिन B1 की कमी से हो जाता है बेरी। कौन सा रोग? बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। सिटी स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? सिटी स्कैन इज डन बाय इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रासोनिक वेव्स, विजिबल लाइट या एक्स रेज, है ना। होता है ना सिटी स्कैन दिमाग का करते हैं हम लोग, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्स रेज का, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं? एक्स रेज का। साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे क्या हैं भाई? निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो है ना एकदम लड्डू। देखिए साउंड वेव वैक्यूम में कभी नहीं चलती हैं, सॉलिड और गैसेस दोनों में चल सकती हैं, लिक्विड में भी चलती हैं, वैक्यूम में नहीं चलती। लाइट वेव वैक्यूम में चल सकती है भाई। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 10,000 हर्ट्ज से कम, इक्वल टू 10,000 या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हमारी ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, है ना, और अल्ट्रासोनिक होती हैं 20,000 हर्ट्ज से कम और इंफ्रासोनिक होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, ठीक है। सॉरी माफ़ कीजिए, 20 हर्ट्ज से कम, है ना। एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, जैसे आपने लिखा 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, ये ऑडिबल रेंज है जो हम लोग सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम होती है इंफ्रासोनिक, बहुत ही छोटी हो जाती है जो इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा हो जाती है वो होती है अल्ट्रासोनिक, है ना, जो सिटी स्कैन वगैरह में यूज़ करते हैं हम लोग, ये हो जाती है अल्ट्रासोनिक। नहीं, सिटी स्कैन में तो एक्सरे माफ़ कीजिएगा यूज़ करते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, अल्ट्रासोनिक जो अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं पेट का हम लोग कराते हैं उसमें यूज़ हो जाता है, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, इंफ्रासोनिक 20,000 से कम होती है, ऑडिबल रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, ठीक है। और साउंड की जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, एडवांस लेवल भी आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। लगातार इसको फॉलो करते रहिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।